हो गया है नोट्स। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सबसे पहले चीज़ तो ये समझना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनाना, एस्टाब्लिश करना। बड़ा सिंपल है, लैटिन वर्ड से शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूएर। बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर स्टेट कैसे काम करे, वेरी गुड मॉर्निंग, स्टेट कैसे काम करेगा उसके ऊपर बातचीत होती है और किस तरह से नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। बेसिकली जो डेफिनेशन कहती है वो बड़ी सिंपल है कि ये एक फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ है जिसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट चलती है या गवर्नेंस होती है ना। गवर्नमेंट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ये सब क्या है? आई स्टिल रिमेंबर 2010 के अंदर ये वाला क्वेश्चन बड़ा बवाल कर रहा था और हर दूसरे तीसरे इंसान से ये पूछा जा रहा था इंटरव्यू के अंदर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। और अक्सर वहाँ ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि एक 5 साल के बच्चे को कैसे समझाएंगे कि गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट क्या है। सो इसका आंसर जो उस टाइम पे प्रिपेयर कराया था मैंने, उसके अंदर बड़ा सिंपल सी बात थी कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस तरह से एक साइकिल है, एक छोटा सा बच्चा है वो साइकिल लेके निकलता है या साइकिल चलाना चाहता है, साइकिल गवर्नमेंट है इंक्लूडिंग यू। आप कितनी अच्छी से साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना गवर्नेंस है। अच्छे से साइकिल चलाते हैं, बिना गिरे साइकिल चलाते हैं, साइकिल को अच्छे से रखते हैं, वो गुड गवर्नेंस है। अब आपका दोस्त है, उसके पास साइकिल नहीं है, वो आपके घर नहीं आ सकता, आप उसके पास पहुंच गए, दैट इज़ इंक्लूसिव गवर्नेंस। सो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या है। भैया 9:30 टाइम है, क्या हो गया? नींद? फिर मतलब 9:30 हमने टाइम करा तो वो भी नहीं आ रहे, तो वापस हम अब एक काम करते हैं, कल से 8 बजे कर देंगे क्लास, देखते हैं कितने आते हैं। आओगे वही कि माट साहब इंतज़ार करते रहते, अपन राजा आदमी, वास्तव में राजा बनने वाले हो, अभी से तो राजा न बनो। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेमवर्क बनाता है, उन प्रिंसिपल्स को बताता है कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स चलेंगे। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ये मेंस के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं, ये पीपीएम वाले नोट्स हैं जो आप तक आए हैं। प्री के अंदर आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर काम करना है। एक नोट डालो तो डायरी के अंदर, ये डायरी उठाओ, इस डायरी के अंदर एक नोट डालो कि अभी मुझे याद दिलाना कि मेंस का आज मुझे डिस्कशन करना है। जो लास्ट पेज होगा उसके ऊपर लिखो तारीख डाल के, तारीख डालना ऊपर, और उसके ऊपर लिखना कि आज मुझको अभी डिस्कस करना है पैरामीटर्स ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट फॉर मेंस। ये क्लास का डिस्कशन होगा। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंक्शंस होंगे जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सबसे पहला बेसिक रूल चाहिए कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या काम फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। पावर किस तरह से डिवाइडेड होगा, किन लोगों के बीच में पावर डिवाइड होगा, साथ ही साथ में पावर के लिमिट्स क्या होंगी, दैट इज लीगलाइजेशन ऑफ पावर अथॉरिटी। साथ ही साथ में गोल्स क्या होंगे सोसाइटी के, उसकी एस्पिरेशन क्या होंगी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है जब एक पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात करते हैं। साथ ही साथ में लोगों की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में भी बात करता है। तो अलग अलग तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस रिटन होते हैं, कुछ अनरिटन होते हैं जिन्हें हम ओरल कहते हैं। ओरल का एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसके अंदर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, जैसे इंडिया ने बनाया था या इंडिया के अंदर बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हम लोगों का एक पार्ट है जो बेसिकली एनएफएम के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में क्रिप्स जब आते हैं, क्रिप्स के आने के बाद, तो ये वो वाला पार्ट है जिसे आप पॉलिटिकल हिस्ट्री कह सकते हैं, हिस्टोरिकल पॉलिटी कह सकते हैं। एक ही बात है, हिस्ट्री के अंदर भी आता है और पॉलिटी में भी आता है, तो दोनों का कंबाइंड सेशन समझ लीजिए इसको, दोनों जगह पे काम आएगा। आपको बहुत अच्छे से मालूम था कि हम लोगों ने 2 तरह का बात किया था नेशनलिज्म की जब हमने बात शुरू करी थी नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में। तो पहली थी हमारी इकोनॉमिक नेशनलिज्म, दूसरा था हमारा पॉलिटिकल नेशनलिज्म। नाउ पॉलिटिकल नेशनलिज्म एनसीएम के बाद अपने चरम पर आने चालू हो जाता है, जिसके अंदर सिंबॉलिज्म चालू होता है। और पहला सिंबॉलिज्म हम देखते हैं फ्लैग क्या होगा मूवमेंट के तहत। फ्लैग मूवमेंट हमारा पहला ऐसा था जिसके अंदर सिंबल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो यहाँ से एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चालू होता है जिसके अंदर आइडेंटिटी ऑफ वेरियस पीपल
सोसाइटी को यहाँ समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी के अलग अलग हिस्से हैं। सोसाइटी वर्टिकली भी डिवाइडेड होती है और हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड होती है। वर्टिकल डिवीजन में अगर आप एक ग्रिड बनाएंगे तो आप सोसाइटी का एक बॉक्स बनाइए, उसमें वर्टिकल लाइनें खींच दीजिए। आप लोग खींच नहीं रहे, मैं होमवर्क बोलता जा रहा हूँ, आप वहाँ ध्यान रखिए। आप क्लास में क्या है वहाँ पे मत रहिए, ये आपके लिए घातक होगा। जब आप क्लास नहीं आएंगे तब आपको समझ में आएगी कि क्लास की वैल्यू क्या होती है। सो वर्टिकल डिवीजन और हॉरिजॉन्टल डिवीजन को अगर आपको देखना है तो इसके लिए क्यूब बनाता हूं मैं। नाउ क्यूब क्या है? जिस तरह से एक रूबिक क्यूब आता है जिसे बच्चे यूं ही गोल गोल घुमा के, बड़े लोग भी मिला के अलग अलग रंग एक साथ कर देते हैं, उसी तरह से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वर्टिकली वी कैन डिवाइड पीपल ऑन वेरियस पैरामीटर्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो थ्रू आउट हमको हिस्ट्री के अंदर मिलता है, दैट इज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो धर्म आधारित अगर आप डिवाइड करेंगे तो हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, एंड सो मेनी। रिलीजन के हिसाब से आपने उनको डिवाइड कर दिया। अब ये रिलीजन हो गए। अब रिलीजन के बाद में उसके अंदर जेंडर का डिवीजन आ जाएगा, तो सीधे सीधे बीच में एक लाइन हो जाती है। बीच में हिंदू, हिंदू मेल, हिंदू फीमेल, इस तरह से करिएगा। उसके अंदर वर्टिकल हो गया। अब वर्टिकल के बाद में क्या होता है कि शहरी कौन है और ग्रामीण कौन है, अर्बन कौन है, रूरल कौन है। तो कॉम्बिनेशंस बनते चले जाते हैं और व्यक्तियों के समूह की, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो उस इलाके में रहता है, किसी एक इलाके में रहता है, किसी एक धर्म को पालन करता है, किसी एक जेंडर का है, किसी एक इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करता है, दैट इज इकोनॉमिक आइडेंटिटी। इससे उनकी एस्पिरेशंस बनती हैं। क्या बनती हैं? व्हाट आर एस्पिरेशंस? चाहते। सबसे पहली चीज होती है जब भी हम पीएससी की तैयारी करने शुरू करते हैं, चाहत सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एस्पिरेशन, तो एस्पिरेशन ऑफ पीपल। अर्बन अलग है, अर्बन ग्रेजुएट अलग है, अर्बन पोस्ट ग्रेजुएट अलग है, अर्बन मेल अलग है, अर्बन फीमेल अलग है। अब इसी के अंदर रिलीजन और जोड़ दें और अलग आती जाएंगी। तो एस्पिरेशंस डिफाइन करती हैं कि हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के क्या होंगे। अब उनको लेकर कौन जाएगा? तो अलग अलग ग्रुप्स इन चीज़ों को उठाते हैं, इन मुद्दों को उठाते हैं और ये पॉलिटिसाइजेशन होना चालू होता है। डिवीजन, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डिविजन्स। पॉलिटी इज नॉट अबाउट यूनिफाइंग फीचर। पॉलिटी जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट है, इट इज़ अबाउट रेजिंग योर वॉइसेस। सो सबसे पहले चीज़ पीएससी के अंदर आप आके बैठ गए, बड़ा अरमान है, अफसर बनेंगे हम, राजा बनेंगे। सो पीएससी क्या कह रही है? एस्पायर होना। सबसे पहले एस्पायर। एस्पायर तो हो गया यार, बनना है, लेकिन उसके पीछे इंस्पिरेशन भी आना चाहिए ना। इंस्पिरेशन कहाँ से? किसी को देखा होगा, कहीं कुछ भाव आया होगा, उस भाव के प्रति आपने कभी सोचा होगा, तो आप एस्पायर करोगे। तो सबसे पहला कोर होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? तो इंस्पायरिंग फैक्टर्स क्या थे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में, वो समझिएगा। हर एक इंसान के राइट्स कौन से थे? अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे वर्ग पहुंचे थे और इसी वजह से एक डेडलॉक सा बन गया था कि क्या होगा, किस तरह से सिस्टम बनाया जाए 30s के अंदर। तभी वो कम्युनल अवार्ड भी आया था, जब कम्युनिटीज़ को वर्टिकली भी डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर दिया। तो डिवीजन का काम जो 1909 में चालू हुआ था वो 1935 के अंदर बहुत हो जाता अगर गांधी अंबेडकर का पूना वाला पैक्ट नहीं होता। तो पहला एस्पेक्ट क्या था पीएससी के अंदर आने का? इंस्पिरेशन। किसकी इंस्पिरेशन है आपकी? आप नए नए आके बैठे हो, अंडर ग्रेड हो, इनसे पूछ लें आपकी इंस्पिरेशन क्या है? किसको देखा आपने कि हाँ यार ये बनना चाहिए? अच्छा, नाम मालूम है? गुड, ओके। पापा साहब जब ऑफिस जाते थे तो मतलब मुलाकात पापा कराते थे एसडीएम से। ओके, ये इंस्पिरेशन। अपन भी बने यार, बड़े जलवे रहते हैं यार। कभी है ना दिन भर ऑब्जर्व करके देखना वाट कैसी लगती है क्या गुरु, वाट कैसी लगती है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कोई बात नहीं, दैट इज इंस्पिरेशन, वो अच्छी चीज है। अब आप यहां बैठे हैं उसका मतलब आपकी एस्पिरेशन। तो एस्पायरिंग फैक्टर्स थे, एस्पिरेशन क्या आ गई? करना है यार, अपन तो प्रयास करेंगे। एस्पिरेशन आ गई, ये तो पहले दो एलिमेंट है जिसके अंदर आप काम नहीं कर रहे हो। एस्पिरेशन वो लिंक देता है कि अब आप काम करना शुरू करोगे, तो पर्सपिरेशन चालू होता, पसीना। पर्सपिरेशन वर्ड है, यहाँ पर पढ़ने में इतना पसीना नहीं बहता जब तक गर्मी का दिन हो, पंखा नहीं हो,
तब तक पसीना नहीं आता। अभी तो सर्दी सब पंखा भी बंद है, आने तो 3 महीने बाद पंखा चालू हो जाएगा, 4 महीने बाद कूलर चालू कर लो, भड़ाड़ 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 हेलीकॉप्टर ऑन हो जाएगा क्लास के अंदर। परस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट। एस्पिरेशन इंस्पिरेशन छोटे एलिमेंट है, परस्पिरेशन बहुत बड़ा है। लेकिन परस्पिरेशन यार अगर ऐसे उंगलियां देखोगे ना आप तो इधर से भी चलो, परस्पिरेशन इज हाईएस्ट, मेहनत, और उससे बराबर का हिस्सा होना चाहिए डेस्परेशन। डेस्परेट जब तक नहीं होगे तब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। डेस्परेशन का सबसे आसान सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एग्जाम टाइम के पहले 15, 20, 25 दिन जो आप मेहनत करते हो वैसी मेहनत आप 1 साल तक नहीं करते। वो डेस्परेशन होता है, वो डेस्परेट एफर्ट्स होते हैं। डेस्परेट एफर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। डेस्परेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी परस्पिरेशन को गाइड करता है। ये एलिमेंट्स हैं, मतलब अलग अलग बोले हैं, ये मेरे पूरी 5 उंगलियां नहीं है। आज जो मेरा एग्जाम्पल चल रहा है एनएफएम के ऊपर, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, तो इंसान के पास हमारे एनएफएम के अंदर कुछ एस्पिरेशन थी, तो परस्पिरेशन क्या हुआ, इतने सारे मूवमेंट्स हुए, लोगों ने अलग अलग जगह मूवमेंट्स किए, चाहे वर्ड्स में हो चाहे डीड्स में हो, वो आते चले गए। एक वो बना देता हूं मैं हाईलाइट, अच्छा बोला था ना, इंस्पिरेशन एस्पिरेशन बहुत दिन बाद बोला है एक्चुअली। सो जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड थी, ये हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की डिमांड थी। अगर आप बहुत पहले याद करोगे तो मैंने जब सिस्टम पढ़ाना चालू किया था एनएफएम का, तो उसके अंदर हमने 1890s की बात करी थी, जहां पर एक स्वराज बिल आया था। स्वराज बिल के अंदर जो नेशनलिस्ट बिल था उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, राइट्स ऑफ पीपल की बात। राइट्स का मतलब क्या हो गया है, कहीं इंस्पिरेशन थी उससे आप एस्पायर हुए, नहीं यार उनको मिल रहा हमें भी मिलना चाहिए ना, हाँ मम्मी उसको ही दे दी चॉकलेट हमें नहीं दे रहे हो। इंस्पिरेशन एंड एस्पिरेशन, तो परस्पायर करा तो एक बिल लेकर आ गए। इसके बाद क्या हुआ, बंगाल को पार्टीशन कर दिया। अब मूवमेंट तो चल ही रहे थे, तो वहां से 2 चीजें, 2 फॉर्किंग हो जाती है। एक आ गया आपका इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जिसे स्वदेशी निकला, बॉयकॉट निकला, आया। वो क्या है, इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन। हमारा भी होना चाहिए यार, हम तो पहले इतना ज्यादा कमाते थे, इंडिया रूल करता था जीडीपी के अंदर मुगलों के टाइम पर, लेकिन अब हमारी हालत ऐसी खराब हो गई कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल नेशनलिज्म आया, तो वहां से आइडियोलॉजी निकली, स्वराज होना चाहिए। तो उस टाइम पर जो इंस्पिरेशन और आइडियोलॉजी चल रही थी वो थी व्हाइट कॉलोनीज की, जो अंग्रेज कॉलोनीज थी, व्हाइट कॉलोनीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन लोगों को दे दिया था, होम रूल दे दिया था कि आप अपना काम करिए। तो वो इवोल्यूशन है, धीरे धीरे उनका कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता चला जाएगा। कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके ऊपर भी बातचीत हुई, तो गांधी जी ने भी लिखा। दयानंद सरस्वती जी यहाँ फिलोसॉफिकल आउटलुक है, तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो कभी फिलोसॉफी में हम बात करेंगे। तो गांधी जी का भी कहना था, तो गांधी जी का ही कहना था यार कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बनाने जा रहे हो, 1919 के बाद वाली बात है, एनसीएम हो चुका है, तो जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो हमारे इंडियंस का होना चाहिए। ये मुद्दा क्यों आया, क्योंकि 1919 के अंदर एक क्लॉज था, याद होगा आपको, जो ये कहता था कि 10 साल के अंदर एक कमेटी आएगी या कमीशन आएगा, स्टैट्यूटरी कमीशन होगा, जिसको हम बाद में साइमन के नाम से जानते हैं, साइमन कमीशन आएगा। तो साइमन कमीशन अगर आ रहा है तो मुद्दा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन काय के लिए, गवर्नमेंट के लिए है। नाउ गवर्नमेंट का पूरा पार्ट सॉवरन नहीं है, इंडिया उस टाइम पार्ट ऑफ यूके है, उसकी टेरिटरी है, ये समझिएगा। आज के इंडिया से कंपेयर मत कीजिए, आप गुलाम हैं, आप गुलाम टेरिटरी, आप कॉलोनी है। तो कॉलोनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो और उसके अंदर इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का क्या पार्टिसिपेशन होगा, इसकी इंस्पिरेशन क्या है, इसकी एस्पिरेशन क्या है। तो जब मामला नहीं बैठा तो 1929 तक आते आते नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये पावरफुल लीडर हो गए थे। नेहरू ने क्या आइडियोलॉजी दे दी, पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस। और 7-8-10 साल बाद आते आते ये कह दिया कि पूर्ण स्वराज इंक्लूड्स प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो। सो टेरिटोरियल आइडेंटिटी आ गई कि इस पूरे इंडिया के भूभाग के अंदर जितनी चीजें हैं वो हम एक साथ जोड़ेंगे। इसमें म्यांमार भी शामिल है उस टाइम तक। 1935 का एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर गवर्नर जनरल, वाइस रॉय गवर्नर जनरल हैं, उसके बाद फिर अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर गवर्नर्स हैं, कुछ जगह पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, चीफ कमिश्नर एरियाज हैं। ये पॉलिटिकल टेरिटोरियल आइडेंटिटी थी। इसके अंदर सब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ, सब्जेक्ट्स के ऊपर बातचीत हुई कि कौन किसके ऊपर किस तरह से काम करेगा। इलेक्शन होगा, इलेक्शन का मेथड क्या होगा,
कौन लोग इलेक्ट हो सकते हैं, ये क्या है? ये गवर्नमेंट को चुनने का तरीका है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। इसी के बीच में पहले आपको याद होगा 20s के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई थी जिस पर बवाल हुआ था। नेहरू रिपोर्ट आई, उसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना उससे पार्ट कर जाते हैं, उन्होंने जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए थे। याद आया? नहीं याद आएगा क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते, हम क्लास में मज़े लेने आते हैं क्योंकि ये एंटरटेनमेंट चैनल है, सीरियल चल रहा है, ये बिग बॉस का सीज़न है। कौन सा? मज़े ले लो, पढ़ना थोड़ी है, पढ़ोगे तो निकलोगे, तुम्हारी इंस्पिरेशन, तुम्हारी एस्पिरेशन और तुम्हारा परस्पिरेशन सब एक तरफ है, तुम्हारा डेस्परेशन कितना है, जितने डेस्परेट होगे उतना प्रयास करोगे, उतना परस्पायर करोगे, मेहनत करते चलो बार बार। अब वॉर छिड़ जाती है, वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है, क्रिप्स को भेजा जाता है। क्रिप्स बोलते हैं कि हाँ यार हम आपको दे देंगे। याद आया? यहां तक का मामला था पॉलिटिकल आइडेंटिटी के ऊपर। हमारी एस्पिरेशन ये थी कि अब तो हमें पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। अब कांग्रेस का गोल बदल जाता है और 42 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सबको उठा के अरेस्ट कर दिया जाता है, वॉर खत्म हो जाती है 45 आते आते। 46 के अंदर कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन जैसे ही आया, कैबिनेट मिशन ने आके उन्होंने बोला कि ठीक है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये नाम नहीं दिया उन्होंने वहाँ, बोला ठीक है हम इलेक्शन करवा लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि इलेक्शन कैसे करवाओगे, समय नहीं है, समय की कमी है। इतना बवाल आपने मचा रखा है इंडिया के अंदर, कहीं पर भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, नॉन कोऑपरेशन भी अपनी चरम पर है, CDM भी अपना चरम पर है, मूवमेंट प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा, लेकिन दिख रहा है। आर्मी के अंदर आ गया, नेवी के अंदर आ गया, तो प्लस इंटरनेशनल दबाव भी बहुत सारा है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मुद्दा ये था कि आपका इलेक्शन कराते हैं और आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डिससेटिस्फाइड हैं, आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करो। यहां इंडिपेंडेंस देने की बात नहीं है। ये वो टाइम पीरियड है जब, क्या नाम था यार उसका, मोटा सा प्राइम मिनिस्टर था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर है। चर्चिल इंडिया को आजाद नहीं देखना चाहते थे, लेकिन एक पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी प्रो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट थी, यानी इंडिया को आज़ाद करने के पक्षधर थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंग्लैंड की बहुत बुरी हालत हुई थी, चर्चिल की पार्टी हार जाती, लेबर पार्टी जीत जाती। अब लेबर पार्टी अपने चुनावी वायदे निभाते ना, उनका क्या जा रहा था, उन्होंने उठाया इंडिया को आज़ाद करने। इसी टाइम पर जब ये सब काम हो रहा है तो जो यहाँ पर असेंबली थी, उस असेंबली का मोडस ऑपरेंडी चेंज होता चला जाएगा। शुरुआत में वो आई तो जब कैबिनेट आया, उसमें क्रिप्स भी था, स्टैफर्ड क्रिप्स था उसके अंदर, A.V. अलेक्जेंडर थे उसके अंदर। ये जब आए थे तो इन लोगों ने ये कहा कि यार ठीक है आप इलेक्शन कराते हैं। अब इलेक्शन कैसे कराएं? तो इन लोगों का ये मानना था कि यार इलेक्शन तो एडल्ट सफराज पे होना चाहिए, यानी सब लोग पार्टिसिपेट करें। और बोला इतना समय नहीं है कि हम सब लोगों को रजिस्टर कर सकें, सब लोगों का वोट डलवा सकें। तो बोले फिर क्या करें? बोले जितनी काउंसिल्स ऑलरेडी इलेक्टेड हैं वो चुनेंगी। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। अब मुद्दा यह था कि यार इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हम वहां से करा लेंगे जहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, ब्रिटिश प्रोविंस में ही होगी काउंसिल। राजाओं के पास तो काउंसिल थी नहीं, राजा तो राजा थे, उनका क्या होगा? तो बोले राजाओं से बोलो कि वो नॉमिनेट कर दें। तो शुरुआत में तो नॉमिनेशन हुआ और बाद में जब कई राजाओं ने नॉमिनेट नहीं करा तो कांग्रेस ने उन लोगों के साथ समझौता करा प्रिंसली स्टेट से, और उन्होंने ये कहा कि आप अपना एरिया से नॉमिनेशन भी भेजो और इलेक्शन से भी भेजो, तो दोनों तरीके से आएंगे। प्रिंसली स्टेट 50-50% वाला काम था नोट्स में ये, इसीलिए मैंने बोला कि ये 2023 वाला काम चालू कर दिया है नोट्स का। सो वास्ट एक्सपांशन, इसलिए मैंने वो भेजा था सुबह। वो वाला तो डाल रखे मैंने, वो पुराने वाले तो, लेकिन जो अलग अलग हैं जैसे भोपाल के लाल सिंह हैं, उनके बारे में क्या डिटेल है ना, उसको कर डालो आज, उसको बना लो 2 कॉलम के अंदर, सिंपल कि क्या करा क्या नहीं करा, मैं उसको फिल्टर करके फिर ऐड कर दूंगा बाद में सप्लीमेंट्री के तौर पर। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सबसे पहली चीज़, जितने भी प्रोविंसेस से वहाँ से तो लोग पहुँच गए। तो इनिशियल फेज़ के अंदर जब हम प्रिंसली स्टेट्स पहुँचे नहीं थे, साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो असेंबली बनाई जाने वाली थी, इस असेंबली के अंदर ये कहा गया कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट चाहिए थी हमको, गवर्नर ही काम कर रहा, हम तो सिर्फ लेजिस्लेचर में, हमारा राज थोड़ी आया था। अब क्रिप्स ने भी बोल रखा है पहले, क्रिप्स मिशन में कैबिनेट ने भी बोल रखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है डोमिनियन के तौर के ऊपर इनकी गवर्नमेंट बना दो। तो गवर्नमेंट के अंदर फुल एंड फाइनल पोस्ट तो नहीं आएगी इंडियन के पास, गवर्नर जनरल के पास रहेगी। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, जिसका स्टार्ट हुआ था 1772 से,
वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे जो कंट्रोल करते थे गवर्नर जनरल को। अब वो जो गवर्नर जनरल का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म था, अब वो कहां पर आ गया कि अब जो गवर्नमेंट बनकर आएगी इसके अंदर 2 तो ऑलरेडी ऑफिशियल होंगे, एक्स ऑफिशियो पोस्ट होगी, वाइसराय, गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं है, वो तो वाइसराय गवर्नर जनरल है, हालांकि उसके ऊपर क्राउन बैठा हुआ है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मल्टीपल टीयर्स हैं इसके अंदर। अब उसके बाद में एक आर्मी का कमांडेंट भी चाहिए, कमांडर भी चाहिए, कमांडर इन चीफ, ये दोनों एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती थी, होना ही होना है उसके अंदर। इसके बाद में कौन सा बना, तो वाइस प्रेसिडेंट, किसका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। तो जब ये इलेक्शन हो जाते हैं, आईएनसी मेजॉरिटी के अंदर रहती है, आईएनसी के लोगों को वॉवेल साहब इनवाइट कर लेते हैं, कहानी के तौर पे कह रहा हूं, बाकी डिटेल फैक्ट सारे डाल दिए। अब ये डिटेल के अंदर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जब हमारे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के पहले पाकिस्तान की डिमांड गायब थी, मुद्दा नहीं था इतना बड़ा। उन्होंने ठीक है चलो अब तो आज़ादी हो रही है हमारी, अब हमारा कुछ होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, लेकिन इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग के इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। प्लस कैबिनेट मिशन ने जो प्लान दिया था, वो प्लान में स्कीम ये थी कि फेडरल स्कीम होगी, वही स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी 1935 के अंदर। 1935 के फेडरल स्कीम के अंदर ये था कि प्रिंसली स्टेट्स भी ज्वाइन करेंगे और इंडिया एक फेडरेशन होगा, लेकिन वो फेडरेशन कभी फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी ज्वाइन नहीं करा। तो प्रिंसली स्टेट्स अभी भी दम्भ में थे कि अपन ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं करते। अब वॉवेल साहब इनवाइट करते हैं कि आओ भैया सरकार बना लो, तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनती है। मैंने वो डाल दी है आपके लिए कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की। तो अक्टूबर आते आते बवाल ही हो जाता है, मुस्लिम लीग को लगता है कि बोले आपने तो ऑल पार्टी बोला था, अब ऑल पार्टी कहाँ है। तो मुस्लिम लीग यहाँ पर एक आंदोलन शुरू कर देती, बोले अब तो हमको डायरेक्ट एक्शन डे करना पड़ेगा, और दंगे कराती है। सो मुस्लिम लीग बंगाल से दंगे शुरू करती है, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों जगहों पे भयंकर मारकाट होती है। गांधी जी इस टाइम दंगा पीड़ित लोगों के साथ चले जाते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में मुस्लिम लीग के लोगों को इंक्लूड किया जाता है मिनिस्ट्री के अंदर। तो मिनिस्ट्री की जो काउंसिल है वो टोटल 15 लोगों की थी, जिसमें 2 एक्स ऑफिशियो हो गए, बचे 13 लोग। ये 13 लोगों के नाम पता होने चाहिए, इसमें मध्य प्रदेश हमारे सीपी के भी लोग हैं, इसलिए नाम पता होने चाहिए कौन बंदा कहाँ था। अब ये काम हो गया, अब पार्टीशन वाली बात आती है, 47 आता है। 47 के अंदर माउंट बेटन को भेजा जाता है और उधर ये अनाउंस कर दिया जाता है कि इंडिया को 48 तक आज़ादी देंगे। याद आ गया काम, कहानी है। अब वो जो आज़ादी वाली बात थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, बोले अब काम क्या करें, तो थोड़ा बहुत काम चलता था जिसमें स्टार्टिंग वाले फेजेस हुए। तो यहाँ एमपीपीएससी ने जो सेशन वाली बात करी थी, सेशन का क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशंस देखोगे तो वो अलग आते हैं। इन्होंने जो सेशन बोल दिया है, अब वो हो सकता है हिंदी के अंदर वर्ड अलग हो और उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर अलग हो, मैंने उसे देखा नहीं है कि क्या वो सही ट्रांसलेशन है या नहीं, मैं सिर्फ इंग्लिश वाला चेक किया था। तो इट वॉज अकॉर्डिंग टू लोकसभा के ऑफिशियल उसके हिसाब से सही नहीं है। वो 5वां सेशन उन्होंने बोला है, 5वां 7वां 5वां ना, मैंने लिख दिया है नोट्स के अंदर। सो यहाँ पर ये चीज़ कन्फ्लिक्टिंग हो जाती है जिसके अंदर हमारे पैरामीटर्स फेल हो जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझ के चलना कि यहाँ आप जितना पढ़ोगे, जितने फैक्ट्स इकट्ठा करोगे, वहाँ गड़बड़ हो सकती है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर रेगुलर क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको एक क्वेश्चन भी अगर सॉलिड बनाती है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टफ क्वेश्चन पूछा तो सबको प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो, वहाँ तुक्के लगते हैं। फिर अब ये हुआ कि माउंट बेटन को भेजा गया। माउंट बेटन एक प्लान बनाते, इसके पहले वॉवेल का प्लान आया था, वो भी बाल्कनाइजेशन का था, बट लूज फेडरल स्टेटस पे था। ये कहते हैं कि अपन इंडिया को 3 हिस्सों में बांट दें, बाल्कन प्लान है ये, जो माउंट बेटन का प्लान है। 3 हिस्सों में बांट देते हैं, ईस्ट हिस्सा, इंडिया का हिस्सा और पाकिस्तान का। अब इसकी जड़ कहाँ से आती है ये समझना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई जा रही थी तो कैबिनेट मिशन का एक प्लान आया, उस प्लान ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 3 सेक्शन होंगे। कैसे, क्या होंगे, तूने अपलोड कर दिया ना, ओके। 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए जो होगा वो हिंदू मेजॉरिटी का सेक्शन होगा। इस सेक्शन के अंदर मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे उत्तर प्रदेश आज हम कहते हैं, बिहार,
सेंट्रल प्रोविंसेस जिसे आज हम मध्य प्रदेश वाले पार्ट में लेते हैं CP&B, और ओडिशा होगा। ओडिशा 1935 के अंदर अलग करा जा चुका है, लिंग्विस्टिक ऑर्डर पर अलग प्रोविंस बना दी गई थी। सेक्शन बी के अंदर पंजाब था, बलूचिस्तान था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थी और सिंध था। ये वेस्टर्न हिस्सा हो गया। ईस्टर्न हिस्सा था सेक्शन सी का, जिसमें असम और बंगाल था। असम हिंदू मेजॉरिटी था, लेकिन टोटल असम और बंगाल जो पार्टीशन को एनल किया था 1905 के आंदोलन के बाद, 1911 के अंदर एनलमेंट करा था, तो असम और बंगाल प्रोविंस एक कर दी थी। ये वो वाली प्रोविंस थी। तो प्रोविंस के ऊपर इन्होंने हिस्सा करा। यहां ये नहीं देखा इन्होंने कि कहां क्या मेजॉरिटी क्या नहीं है। ये पार्टीशन का जड़ है। सो सेक्शन सी ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, सेक्शन बी वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, मिलकर ये कंबाइंड पाकिस्तान कहलाएंगे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आज़ादी के टाइम पर असम वाला हिस्सा इंडिया के अंदर आएगा, क्योंकि उसके अंदर डिमार्केशन करा जाएगा। तो अभी ये सेक्शन के अंदर फिर डिवीजन होंगे। पंजाब 2 हिस्सों में बटेगा, बंगाल 2 हिस्सों में बटेगा। तो वो रिलीजन के ऊपर होगा। तो ये तो पहला काम हो गया कि आप बैठोगे कैसे। तो ABC के हिसाब से आपको बैठना है कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। अब इसी के साथ साथ में उन्होंने एक और काम करा, जो बड़ा मामला गंभीर था। इन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी। इलेक्शंस करवा दिए। इलेक्शंस के अंदर मैंने पूरे चार्ट दे रखे हैं, ये रटने वाला काम है आपका। और अगली कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा पार्टीशन था, उसके बाद में कहाँ लिख दिया यार मैंने, ओके पेज नंबर आगे है, ये रहा। अरे वेयर इज इट, ये तो लीडर्स पे पहुंच गया। मैं तो पहले होना था, वो बाद में चला गया क्या मेरा? स्टार्टिंग में ही है यार वो, उसके कैबिनेट प्लान, मिशन प्लान कहाँ लिखा है मैंने? ओके पेज नंबर 4 पर ही तो है। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने कि एक फेडरेशन होगा। क्या होगा? फेडरेशन का मतलब क्या होगा भैया? फेडरेशन का मतलब क्या होगा? यूनियन का मतलब क्या होगा? कितनी बार मैंने बोला इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन का मतलब क्या है? फेडरेशन का मतलब क्या है? इन दोनों का अंतर क्या है? आज तक लिखा क्यों नहीं? आगे बढ़ो, सवाल उठाओ और सवालों पे करना चालू करो। पढ़ के नहीं निकलोगे, पढ़ते बहुत लोग हैं, नहीं निकलते हैं। डेस्परेट हो ही नहीं अभी तुम लोग निकालने के लिए। डेस्परेशन लेकर आओ एक एक शब्द के ऊपर, पार्ट्स वाइज सिलेक्ट करो। हर जगह पे नहीं जाना है। जहाँ पे कमांड लेना है वहाँ कमांड लेते चलो, जहाँ इंटरेस्ट आ रहा है कमांड लेते चलो। एक सुपरफिशियल नॉलेज सबका लो और धीरे 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 पार्ट्स उठाते रहो। अगर नहीं उठाओगे आप पढ़ते रहो, नहीं मिलेगी नौकरी। कंपटीशन बहुत हाई है। आप प्रयास करके मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग किस्मत लिखा के लाए हैं, सिर्फ गोले भर के आ गए, ज्ञान नहीं है, निकाल लेंगे प्री। थोड़ा सा पढ़ेंगे, वही एग्ज़ाम में आ गया, निकल गई मेंस, वो किस्मत है। हम मेहनत से और अपनी किस्मत का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये प्रयास करना है और ये आपके हाथ में। जब तक आप ढंग से प्रयास नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो फेडरेशन का मतलब ये हुआ कि मिला जुला होगा और सबके अलग अलग राइट्स होंगे। राइट्स होंगे सबके। सो राइट्स के ऊपर जब बात हुई तो टेरिटोरियल एरिया के कंपोजिशन के अंदर राइट्स होंगे, तो प्रिंसली स्टेट्स भी आ गए, तो प्रिंसली स्टेट शामिल होंगे। तो जो फेडरेशन होगा इसकी एक बॉडी होगी जिसको कहेंगे यूनियन ऑफ इंडिया। पूरी इंडिया को यूनाइट कर देंगे हम। इसको कुछ टॉपिक्स दे देंगे, कुछ सब्जेक्ट्स दे देंगे, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्रीज हो गई, ये सब उसके पास रहेगा। ये उसी पे काम करेगा और इसका पैसा वो टैक्स से कलेक्ट कर लेगा। ये क्या बना? यूनियन। यूनियन किसका बना? उस फेडरल स्ट्रक्चर का जिसमें एक ग्रुप है प्रिंसेस का, प्रिंसली स्टेट्स का, राजाओं का, नवाबों का, जागीरदारों का, जमींदारों का। एक वो है जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, एक हिस्सा तो वो भी है जो चीफ कमिश्नर एरियाज है। तो ये फेडरेशन है। अब प्रिंसेस हैं तो उनके लॉज अलग होंगे, स्टेट्स हैं उनके लॉज अलग होंगे। तो उन्होंने क्या करा, इस फेडरेशन के अंदर पहली प्रायोरिटी किसको दी? यूनियन। यूनियन के पास काम क्या दिया? छोटा। बोला बाकी जितने प्रोविंसेस हैं और जितने स्टेट्स हैं वो पावरफुल होंगे। पावरफुल किसको बना दिया? प्रोविंसेस को। बाकी सारा कामकाज स्टेट करेंगे, प्रोविंसेस करेंगे और ये लोग पावरफुल होंगे। अब जो सेक्शन वाइज काम होगा, उस सेक्शन वाइज के अंदर इन्होंने एक और घपला करा।
अब घपला ये करा कि यहां पर सेक्शन वाइज एक फॉर्मूला बनाया, बोला एक सेक्शन बना, दैट इज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से आपने बना दिया। अब उस सेक्शन के अंदर जो भी प्रोविंस है वो प्रोविंस उस सेक्शन से अलग नहीं हो सकती। पाकिस्तान, सेक्शन बी, सेक्शन सी, प्रोविंस अलग नहीं हो सकती, सेम रहेगी। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि इस प्रोविंस के अंदर एक ग्रुप बनेगा। जो सेक्शन है, सेक्शन में प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस खूब सारी एक सेक्शन के अंदर, बीच में एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप नियम बनाएगा उस सेक्शन के लिए। ये कहां से निकला? ये निकला था क्रिप्स के आइडियोलॉजी पर, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि हाँ माइनॉरिटीज का हम विचार विमर्श करेंगे। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी किस में है? मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी ऑल ओवर इंडिया को देखते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी वाला हिस्सा कौन सा? सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शंस के अंदर प्रोविंसेस कितनी सारी हैं? बलूचिस्तान हो गई, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया। ये अलग नहीं हो सकते सेक्शन में से, ये सेक्शन नहीं छोड़ सकते। ये किसका प्लान है? कैबिनेट का प्लान है। ये चीज आपको पढ़ने में नहीं आती कि दरअसल पार्टीशन के अंदर यही हिस्से क्यों गए थे, अलग नहीं हो सकते। तो अब प्रोविंसेस के अंदर, प्रोविंसेस सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जो फेडरल स्कीम है, सबसे नीचे वाला टियर सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया, लेकिन उन्होंने बोला इसके अंदर एक ग्रुप बनेगा और ग्रुप निर्णय लेगा कि आप अलग भी हो सकते हो कि नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग बोल रही थी ग्रुप बनाओ, कांग्रेस बोल रही थी, बोले नहीं है तो तुम तोड़ रहे हो। कांग्रेस शुरू से इस चीज के खिलाफ है। कांग्रेस क्या रही? बोले तोड़ो मत इंडिया को। मुस्लिम लीग क्या बोल रही कि बोले हाँ ग्रुप है बहुत बढ़िया, अलग नहीं हो सकते। कांग्रेस वहां पे भी मेजॉरिटी में है, मुस्लिम लीग के एरियाज में जहां मुस्लिम डोमिनेट करते हैं वहां पे भी कांग्रेस तगड़ी है। यहां तक कि मुस्लिम लीग कोई भी जनरल सीट नहीं जीती, मुसलमानों की जो रिजर्व सीट थी उनमें कांग्रेस भी जीत गई। तो पावर तो था, और 1935 में बहुत अच्छे से दिख गया था कि मुस्लिम लीग की औकात नहीं है। तभी उसने कहा पार्टीशन हटाओ यार, अपन कम से कम पार्टी तो कर ले। लेकिन यहां जैसे ये प्लान आता है ना, इस प्लान के अंदर ऐसे लूज इफेक्ट थे जिसकी वजह से पार्टीशन को आग मिल जाती। सोने पर सुहागा, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर मुस्लिम लीग को नहीं बुलाया। इसका सबसे बड़ा लीडर जो था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था। गांधी जी का कहना था कि पार्टी बना दो, उनका ये मानना था कि ये ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, उनको बड़ी खतरनाक कोई सी डिजीज़ है, शायद कैंसर के बारे में बोला जाता लोगों का, कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। और ये हुआ कि 48 के अंदर उनकी भी डेथ हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी इस्लामिक पाकिस्तान नहीं बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम मेजॉरिटी वाला पाकिस्तान बनवाया, जहां पर मुसलमानों की बात सुनी जा सके राइट्स के ऊपर। कारण ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स वाली बात थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, उसमें माइनॉरिटीज़ की बात नहीं की गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो माइनॉरिटीज़ वाली बात थी। अगर आप गांधी और अंबेडकर के पैक्ट को देखोगे तब भी यही बात थी कि जो दलित वर्ग है वो माइनॉरिटीज़ में नहीं, ये मैंने डिस्कस किया था। तो माइनॉरिटी फैक्शन में कौन आता है? तो रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी डिस्क्लोज कर दिए गए। ये है खेल, ये खेल है। तो इस खेल के अंदर होता यह है कि साहब मामले गड़बड़ होने लगते हैं। कांग्रेस ये कहती है कि अगर आपने ग्रुप बना दिए, ग्रुप कहाँ होंगे? सेक्शन के अंदर, प्रोविंसेस के ऊपर, और ग्रुप ने इलेक्शन नियम इस तरह से बना दिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो पॉलिटिकल सिस्टम सही नहीं चलेगा। तो कांग्रेस इस ग्रुपिंग के खिलाफ थी। कांग्रेस ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। मुस्लिम लीग बोलती थी कि तुम ग्रुप ज्वाइन करो तो हम आएंगे, हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ही नहीं बैठ रहे। तो अल्टीमेटली ये होता है कि बवाल चलना लगता है, दंगे हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे हो जाता है। अल्टीमेटली उधर इंटरिम गवर्नमेंट बदलती है। आपने ये घोषणा कर दी कि हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या ऑब्जेक्टिव्स रख रहे हैं वो आपने कर दिया। आपने अपना चेयरमैन चुन लिया। चेयरमैन जब चुना था तब मुस्लिम लीग नहीं थी, प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस के लोग बैठे थे। अब कांग्रेस अकेली नहीं थी। कांग्रेस ने अपनी सीटों में से हिंदू महासभा के लोगों को भी पहुंचाया था। कांग्रेस ने अपनी सीटों में सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को भी पहुंचाया था। उसके नाम नहीं मिले मुझे, वो निकालना, होमवर्क लिखना। सोशलिस्ट निकालना है, फॉरवर्ड ब्लॉक के निकालना है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी उसके भी 2 लोगों को पहुंचाया था। अब इन पार्टी वालों ने कहा कि तुम लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली छोड़ दो, तो इन लोगों ने छोड़ी नहीं कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी हुआ पार्टी के अंदर। एमआर जयकर, नाम सुना है ना, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के अंदर खूब पढ़ा अपनों ने। जयकर साहब हिंदू महासभा के थे उस समय, कांग्रेस ने उन्हें सीट दी थी एमआर जयकर साहब को। जयकर साहब अपनी सीट रिजाइन कर देते। अंबेडकर साहब बंगाल से खड़े हुए थे मुस्लिम लीग के टिकट पर। कहा
कहाँ? बंगाल से। रहने वाले कहाँ के थे? पंजाब के। सो बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। इसी तरह एक ही कम्युनिस्ट मेंबर हुआ करते थे, वो भी बंगाल वाली सीट में चले जाते हैं, तो वो उनका सीट खत्म हो जाती है, अंबेडकर की सीट खत्म हो जाती है। तो ये जो जयकर साहब की सीट खाली हुई थी, इस पे अंबेडकर साहब को कांग्रेस वापस लेकर आती है। तो शुरुआत में अंबेडकर साहब मुस्लिम लीग के सीट पे थे, बाद में कांग्रेस की सीट पर गए। ये खेल है और ये क्वेश्चन है, बहुत बारीक क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मैं इस बार डीप उतरा हूं। अगली बार अगर मुझे फिर लगा कि मेरा कवरेज एरिया और कम रहा, कितने पेजेस के नोट्स बना के दूं? मेरे पास 1500 पेज के नोट्स हैं, डॉक्यूमेंट है एक। अब वो 1500 पेज तो नहीं दे सकता, और एक और डॉक्यूमेंट था वो मिल नहीं रहा मेरे पास, जो 3-3.5 हजार का पूरी डिबेट से मेरे पास मिल नहीं रहा। वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? तो कितने दे सकता हूं मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए? बट देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू इवॉल्व इट, धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। अब पार्टीशन का मुद्दा उठ गया और सडनली बोल दिया कि 15 अगस्त को पार्टीशन हो जाएगा। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर 399 मेंबर्स थे, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कितने मेंबर थे, किस पार्टी के थे। एक काम और करना, इसको प्रोविंस वाइज तोड़ देना यार, इसको प्रोविंस वाइज तोड़ देना। कहीं अगर उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का ब्रेकअप दो, है ना, ये मुझे आज का होमवर्क, ये इसके अंदर अपना कम है, इसको एक्सपांशन देना पड़ेगा। बेसिक सवाल आते हैं, बहुत सुपरफिशियल आते हैं, लेकिन फैक्ट्स बहुत सारे हैं। काम कैसे करना है अब ये समझिए। आज़ाद हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया। 13 तारीख को पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को माउंटबेटन ने चार्ज दे दिया। 14 तारीख को पाकिस्तान अलग हो गया, वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो है वहाँ के गवर्नर जनरल बन गए, और लियाकत अली खान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में, वो वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। 14 तारीख को पाकिस्तान अलग हो गया, उस इंडिपेंडेंस उसकी एक दिन पहले हुई। 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंट किया गया। तो हमें जब आज़ादी मिली तो माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल बना के रखा गया। वो पहले वाइसरॉय गवर्नर जनरल थे, उनको पोस्ट कन्वर्ट कर दी गई, ही इज़ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन गए। आज़ाद हो गए। अब हमारा वो वाला एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला मामला नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई। किस तरह की पार्लियामेंट? प्रोविजनल पार्लियामेंट। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अब ये काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी और पार्लियामेंट का काम भी करती रहेगी। तो आज़ाद हो चुके हैं 47 में, लेकिन सॉवरेन नहीं है, हम डोमिनियन स्टेटस में। हमने अपने आप को रिपब्लिक घोषित नहीं किया क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। साथ ही साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये बोलता था कि 15 अगस्त को हम आज़ाद करें, इसका मतलब नहीं कि तुम आज़ाद हो गए। हम 48 तक ये पावर रखें कि अगर हमें लगा कि तुम गड़बड़ कर रहे हो तो हम वापस से कब्जा कर लेंगे। 48 तक का ट्रांजिशन मोड है। गवर्नर जनरल बैठे हुए माउंटबेटन, और ये बहुत अच्छा काम था कि माउंटबेटन एक व्यक्ति की स्वार्थी इच्छा की वजह से पार्टीशन हुआ, और उसी स्वार्थ की वजह से पाकिस्तान की वाट लग गई। आइडियोलॉजी, वो नेशनलिस्ट बंदा है। 1906 के अंदर जब मुस्लिम लीग बनी थी तो सबसे खतरनाक तरीके पे मुसलमानों में अगर किसी ने अपोज किया था उसको तो जिन्ना था। जिन्ना ने साथ दिया, कब तक दिया? जब तक गांधी होराइजन पर नहीं आए। 20 में अलग हो गए, जैसे आपने एनसीएम चालू करा। मोहम्मद अली जिन्ना की बोले नहीं, हमारा पैटर्न अलग है। मोहम्मद अली जिन्ना वो व्यक्ति था जो तिलक का खासम खास था, होम रूल में बहुत बड़ा नाम जिन्ना का। सो जिन्ना की एक स्वार्थी इच्छा की वजह से पार्टीशन हो गया। इंडिया में भी चाहते तो वो गवर्नर जनरल किसी और को बना देते, गांधी जी को बना देते। गांधी जी तो मेंबर भी नहीं है, नॉन अपॉलिटिकल बंदा। नॉन पॉलिटिकल नहीं बोलना, अपॉलिटिकल। जैसे मैं हूं, मैं नॉन पॉलिटिकल नहीं बोलूंगा, मेरे पॉलिटिकल हैं व्यूज। आई एम अपॉलिटिकल, मैं किसी पार्टी का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं, किसी नेता का ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं। पीएससी वाले हैं, वहां से ये चीज क्रिस्प हो जाती है। आप ब्लाइंड नहीं हो सकते कि उसने कह दिया तो हम मान लेंगे। हम पहलू दोनों देखना है। सो अपॉलिटिकल थे गांधी जी के, लेकिन अपने पॉलिटिकल व्यूज थे। गांधीवाद बहुत बड़ा था। जवाहरलाल नेहरू कट्टर गांधीवादी नहीं थे। इनके बहुत ज्यादा फैक्टर से 42 के अंदर इनके फैक्टर्स इवॉल्व हो चुके थे। सबसे बड़ा डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो 1929 और 1930 में देखने को मिलता है। 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, याद आया? और 26 जनवरी 1930 को मनाते। गांधी जी अपने पॉइंट्स रखते हैं, डिमांड रखते हैं कि हमको, इन दोनों में फर्क है। जवाहरलाल नेहरू वाली चीजें हैं, गांधी जी फिर अलग से क्यों मांग रहे हैं? तो देयर वेयर डिफरेंसेस अमंग दीज टू। अंबेडकर के अंदर डिफरेंस थे, सरदार पटेल से डिफरेंसेस थे, जिन्ना से कंट्रास्ट था। तो सबके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंची, अलग अलग तरह के लोग पहुंचे, सारी कम्युनिटीज के
सारी क्लासेस के लोग वहां मौजूद थे, जिसमें मेजॉरिटी जरूर थी जो लॉयर्स और टीचर्स की थी, पढ़े लिखे लोगों की थी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे वहां पे। अब ये लोग जब वहां पर बैठ के डिस्कशन करना शुरू करते हैं, आज़ादी हो जाती है, अब हमको मालूम है कि अब हमको सिर्फ इंडिया के लिए बनाना है। अब मुद्दा ही उठता है कि इसका नेचर कैसा था, क्या कंस्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन थी? पहली चीज, जब अंग्रेजों ने कहा कि आपको हम सरकार ट्रांसफर करेंगे, तो साथ ही साथ में उन्होंने फाइनेंशियल लायबिलिटी भी थोप दी कि हमारी जो देनदारी है वो आपको देना पड़ेगी। आ गई देनदारी कैसे? आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपने लेजिस्लेचर पढ़ लिया, आपने जस्टिस सिस्टम पढ़ लिया, जुडिशरी पढ़ लिया, तो उसके अंदर फेडरल कोर्ट की बात आती है और बात आती है पुराने हाई कोर्ट्स की बात और उनकी पेंशन्स की बात आती है। याद आया? तो वो तो अंग्रेजों के थे। आज़ादी से पहले भी अगर रिटायर हो गया बंदा, उसकी पेंशन की लायबिलिटी किसको दे दी? सॉवरेंटी खत्म हो गई, खत्म हो गई। इसी तरह से जो ट्रीटीज इन्होंने दूसरे स्टेट से, ट्राइबल स्टेट से कर रखी थी, वो ट्रीटी भी कैरी फॉरवर्ड हुई, तो सॉवरेन नहीं थी। साथ ही साथ में कैबिनेट मिशन के प्लान के अंदर यह था कि आप जो भी बनाओगे, इसको साइन करेगा गवर्नर जनरल। कौन साइन करना है? सॉवरेंटी। यह है सॉवरेंटी, किसकी थी? अंग्रेजों की थी। क्या हम बना के देंगे? तो शुरुआत के अंदर तो काम चला और काफी हद तक जो ट्रांजिशन के अंदर चीजें जरूरी थी उनको लिया गया, लेकिन जब इसको अडॉप्ट करने की बात थी, इनेक्ट करने वाली बात थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इसको इनेक्ट करवा लिया, क्योंकि इस टाइम तक हम डोमिनियन स्टेटस में आ गए थे, हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे। अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं होते और कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन जाता तो गवर्नर जनरल साइन करता उसको, गवर्नर जनरल अपने हिसाब से उसके अंदर मोल्ड कर सकता था। आजादी की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें एक टिल्ट आ गया और सॉवरेंटी आ गई। पहले सॉवरेंटी नहीं थी और सॉवरेंटी थी भी नहीं, सॉवरेंटी सिर्फ असर्ट की गई कि हम हैं सॉवरेन, हम तुमसे साइन नहीं कराएंगे। तो वैसे भी अगर हम 1950 की बात करते हैं, तब तक माउंटबेटन जा चुके थे और सीआर बन चुके थे, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के इंडियन है, वो इकलौते इंडियन है वो। तो ये एक मुद्दा है। उस दिन तुमने जो बहुत अच्छा पॉइंट रखा था, और सर्च किया क्या कोई और गवर्नर या एक्टिंग गवर्नर बना है क्या इंडियन किसी एक प्रोविंस का, जैसे तुमने बताया था उस दिन, है ना? और उसको सर्च करना, एक बना है आज तक, राघवेंद्र राव, राघवेंद्र राव, हाँ, CPNB वाले जो थे, इसने ढूंढा था। अभी जो पढ़ते रहे तो पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ो तो ये सवाल उठते हैं, मुझे भी नहीं मालूम था। ही लेट मी नो, थैंक यू वेरी मच। पढ़ोगे तब तो मजा आता है, इसलिए सर्कुलर रहना पड़ता है। तो अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने मुद्दे? बहुत सारे। तो वर्किंग कैसे करेंगे? मुद्दा क्या है? एस्पिरेशंस का। देखिए, फाइनेंस अपनी जगह पर है, डिफेंस अपनी जगह पर है, स्टेट्स को एक करना है। तो स्टेट्स अलग हुआ करती थी, प्रोविंसेस अलग हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पर। अब हम लोग आजाद हुए तब भी स्टेट्स थे 47 में, उनको मर्ज कैसे करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। अब याद करो, आपको एक साथ पढ़ना है, एनसीएम, इंटीग्रेशन, रीऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये साथ में पढ़ना है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का, ये पॉलिटी के अंदर भी आता है, क्योंकि यहां से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की रूट बनती है। या इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन। तो इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन क्या हुआ? रिपब्लिक अब बने कब? 1950 में बने। कॉन्स्टिट्यूशन को आपने लागू करा 26 जनवरी, तब से आप रिपब्लिक हुए। तो वो इमरजेंस से बने कैसे? तो बनने के पीछे क्या मुद्दा आ गया? आजाद हो गए। लेट अस इमेजिन कि हमें आजादी नहीं दी जाती, लेट अस इमेजिन हम आजाद नहीं होते, तो हो सकता है कि हम रिपब्लिक भी ना होते। हो सकता है हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अपने सिक्के और नोटों के ऊपर डाक टिकट पे राजा की मुंडी छापते। यार वो वाले लेना पड़ेंगे, मेरे पास वो टिकट नहीं है, मंगवाने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलिया से पोस्टल टिकट, नए राजा के मुंडी। रानी गई ना, तो अभी तक रानी की मुंडी छप रही है, रानी मर गई, अब राजा बन गया नया चार्ल्स III, अब उसका मुंडा छपेगा। तो कनाडा भी छाप रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी छाप रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये व्हाइट कॉलोनीज थी, इनको पहले डोमिनियन दे दिया था, 1900s के अंदर दे दिया। तब तो हमने स्वराज में इंस्पायर हुए कि यार तुमने उन्हें दे दिया कॉलोनी, हमसे मतभेद क्यों, काला गोरा रेशियल। तो रेसिज्म वाली कंडीशन के ऊपर बात थी कि हम कलर्ड कॉलोनी, फिर भी आप हमें दो। हम आजाद हो गए, तो हमने कहा यार अब रानी को तो रखना नहीं है। किसको नहीं रखना?
अब यहीं पर एक मुद्दा ये फंसा कि चर्चिल बहुत पावरफुल लीडर थे, भले ही हार गए थे, लेकिन जब ये आज़ादी वाली बात चल रही थी तो चर्चिल एक प्रोपोनेंट थे, उन्होंने बोला इंडिया को तोड़ दो। अंग्रेज़ों ने पुश किया है इंडिया को तोड़ दो। तो डिवाइड एंड रूल एक के पीछे नहीं होगा। मुस्लिम लीग की औकात नहीं थी, इतनी पावर नहीं था उसके पास, 70 सीटें थी बस, ऑल ओवर इंडिया वो कुछ नहीं करा पाती। चाहते तो नहीं होता पार्टीशन, अंग्रेज साथ थे। दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो आपके पास टैक्सेशन कुछ नहीं था, हमारे पास अकाल पड़े हुए थे, युद्ध हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आपका खजाना खाली था, आपके पास इतना अनाज नहीं था कि आप जनता को खिला सको, क्योंकि आप सोशलिज्म वाले हो। जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट हैं, बोले आप जनता को खाना कैसे खिलाओगे? पहले जो अंग्रेज थे वो तो जागीरदार और जमींदारों तक ही रुके हुए थे, वो जनता के प्रति थोड़ी थे, तो खाना कैसे खिलाओगे? तो पहली कंडीशन क्या आ गई? खाना। पार्टीशन हो गया, ठीक है, मान लिया पार्टीशन हो गया कि इतने बवाल करेंगे। बवाल इस वजह से कि जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी, 15 मिनिस्टर, जो 15 लोगों की जो काउंसिल थी, जिसमें 2 तो अंग्रेज हो गए, 1 ऑफिशियल, बाकी 13 लोग ये थे। इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आ गया था बाद में, सेकंड जो बनी थी 15 अक्टूबर आई थिंक सो, 15 या 16 अक्टूबर, ये थी लियाकत अली के हाथ में। अब लियाकत अली ने जो बजट बना के दिया था वो बजट कहा जाता था पीपल्स बजट, उसको नाम दिया गया था जनता का बजट। इसके अंदर जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के वो सपोर्ट करने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका कुछ भी नहीं था। इट वॉज सोशलिस्ट। उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। अब आपको यार डिफेंस चलाना है, आपको टैंक खरीदना है या कहीं देना है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा किसके हाथ में? फाइनेंस के हाथ में। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर मैं जो समझता हूं पर्टिकुलरली इसको निपटाया जा सकता था। भाई आपकी पहली काउंसिल बनी है ना, लेकिन ये वो टाइम पीरियड था जब आपको ये नहीं मालूम था आप आजाद हो रहे हो। आपका डिक्लेरेशन मार्च 47 में किया गया कि आप आजाद हो रहे हो, ये बात है 46 की। जब ये समझ में आ गया अंग्रेजों को मुस्लिम लीग की वजह से कि हम अब इंडिया में नहीं रह सकते, आर्म्ड रेबेलियन हो सकता है, क्योंकि वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर बवाल चालू हो चुका था। और वो चालू क्यों हुआ था? किसी एक गवर्नर जनरल ने वहां पे पुलिस फोर्स इकट्ठा करने की बजाय ट्राइबल पुलिस फोर्स को ऑथोराइज कर दिया था। एक बार मैंने डिस्कस किया है, ये सबसे बड़ी गलती थी। तो जो हथियारबंद रिवोल्ट की डर था कि अगर रिवोल्ट हो गया, और इसको इंस्टिगेट कर रही थी मुस्लिम लीग, और इसकी इंस्टिगेशन की वजह से आज टेररिज्म है। ये आप टेररिज्म को अलग से नहीं बना सकते। अगर आप पूरा बेल्ट देखोगे ट्राइबल बेल्ट, तो हर ट्राइबल बेल्ट दूसरे ट्राइबल बेल्ट के खिलाफ है। वहां पर कहने को मुसलमान है। कितने फैक्शंस हैं अफगानिस्तान के अंदर, भयंकर। नॉर्दर्न पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से बॉर्डर्ड एरिया, वहां ट्राइबल फैक्शंस कितने हैं। वहां तो एक ऑलरेडी फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज, फाटा पाकिस्तान का एरिया है। जैसे हमारे यहाँ ट्राइबल है, वहां पे भी पाकिस्तान में भी ट्राइबल्स हैं, वो मुसलमान ट्राइबल्स हैं, वो लड़ते वैसे ही है। फिर वहां पे हथियार कैसे मिलते हैं? कोई सा भी चाहिए, दुकान में जाओ आप, परचून की दुकान में 1 किलो हथियार देना ना, वैसा वाला काम है, ये वाली बंदूक दे देना। उनका कैरेक्टराइजेशन अलग है, क्योंकि उनका इवोल्यूशन अंग्रेजों के अंडर में अलग हुआ। बाकी अंग्रेजों ने क्या करा? एक गवर्नेंस का पैटर्न लेकर आए, चाहे वो 1909 का हो, भले ही उसकी कमी हो, चाहे वो 1919 का हो, चाहे वो 1935 का हो। इट बाउंड इंडिया इनटू वन पॉलिटिकल सिस्टम। जो एरिया अलग था वो एरिया अलग था, और उस एरिया के अंदर हथियार दिखने लग गए, माउंटबेटन डर गए, आजादी हो गई। सो देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स जो मेंस के कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्चुअलाइज करना जरूरी है। जब तक आप उसके ऊपर सोचोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, ओपिनियन नहीं मिलेगा, तब तक आप क्लैरिटी नहीं रख पाओगे। सब तरह के लोग थे। राजकुमारी अमृत कौर बड़ा नाम है, इसी तरह से और भी महिलाएं थी जो इसमें थी। इन लोगों ने महिलाओं के राइट्स की डिमांड करी। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर चल रहा था, जब तक उसको यूटी में कन्वर्ट नहीं करा था, वहां महिलाओं के राइट्स थे। हमारे यहाँ महिलाओं का अलग से राइट नहीं दिया गया, राइट ऑफ विमेन, राइट ऑफ चिल्ड्रन अलग से राइट नहीं दिया गया, वो कलेक्टिव राइट्स के अंदर आ जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर है कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं करोगे आप। तो इस तरह के राइट्स थे। राइट टू चॉइस था, पति चुनने का अधिकार, इस पर भी डिबेट हुई है। ऐसी बहुत सारे डिमांड्स थी जिनके ऊपर डिबेट्स होती चली गई। सो अल्टीमेटली जब सारी डिबेट्स नहीं हो पाई तो इकट्ठे गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन का मतलब यह है कि सारी डिमांड्स को मान लिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करा यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, एनेक्ट करा, हमने इसका लॉ बना दिया।
और किससे पास करवा दिया, एनेक्ट किससे करवाया, राजेंद्र प्रसाद जी से साइन करा दी। कौन सी तारीख को, 26 नवंबर 1949। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी दिन साइन कर दिए तो एनेक्शन हुआ। हमने गवर्नर जनरल के पास नहीं भेजा। 1950 भले सीआर थे, उनके पास नहीं भेजा। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पावरफुल, गवर्नर जनरल पोस्ट वॉज अ रेमनेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन किए, सीआर ने क्यों नहीं किए? सीआर तो इंडियन बंदा था। टू ऑथोराइज द सॉवरेंटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस लेकर तो आए आप सारी चीजें ना, सिस्टम आप वही लेकर आए। आपने 1935 को 60-70% इनकॉर्पोरेट कर दिया, नई चीजें आपने बनाई। सो रिपब्लिक कैसे बनाया? हमें रानी नहीं चाहिए, हमें इंडिया का भी कोई राजा रानी नहीं चाहिए, तो हम रिपब्लिक बनाएंगे। लेकिन हम कंफर्टेबल हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से, वेस्टमिंस्टर मॉडल से, टू बी वेरी प्रिसाइज। अंग्रेजों का जो मॉडल है, इंग्लैंड के पार्लियामेंट को वेस्टमिंस्टर बोला जाता है, तो वो मॉडल से हम 2 हाउसेज होंगे, बाइकैमरल होगा, स्पीकर होगा, हाँ होगा सर। उसी तरह से बनाया, अपर हाउस बनाया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह राज्यसभा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेरिडिटरी, हमने कहा नहीं हमें डेमोक्रेटिक चाहिए, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड आ गया। तो वहां से उन्होंने सारे राजे रजवाड़े हटा दिए, लेकिन पूरे राजे रजवाड़े हटा नहीं पाए, तो पार्ट बी स्टेट्स बने। राजा उस टाइम पावरफुल थे, उनकी आर्मीज थी। मान लें अगर जो राजा फेडरलिज्म करना चाह रहे थे, राजा अपने खुद का एक फेडरेशन बनाना चाह रहे थे, अगर वो बन जाता तो क्या होता? सिंधिया राजा की आर्मी, होलकर स्टेट की आर्मी, आमेर की आर्मी, दैट जयपुर उदयपुर की आर्मी, भोपाल स्टेट की आर्मी, विंध्य प्रदेश की आर्मी, ये बाल्कनाइजेशन है। हैदराबाद स्टेट अकेला नहीं था जिसकी अपनी आर्मी थी, हैदराबाद तो सबसे बड़ा स्टेट था इंडिया के अंदर। पैसा, अरे पैसे में तो वो कहा जाता है लास्ट सेंचुरी का सबसे अमीर आदमी वही था, और ये भी सुना है मैंने कि सबसे ज़्यादा कंजूस भी वही था। वो उसका पैसा कहाँ गया ये नहीं मालूम ये भी नहीं मालूम, ये भी एक। तो कई जगहों पर इंदिरा गांधी को जब इमरजेंसी के अंदर प्रॉब्लम हुई कि यार पैसा चाहिए, तो बहुत सारे रानियों राजाओं को हटा के उनके किलों के अंदर खुदाई हुई है पहले। अभी तुमने सुना होगा 2-4-5 साल पहले भी एक मंदिर के अंदर खजाने की खुदाई हो रही थी। तो खजाने गड़े हुए हैं, वो खजाने किसके हैं? सरकार के। तो अगर वो खजाना सीधे सरकार के पास आता है तो वो सरकार का है, लेकिन क्लॉज पार्टीशन का ये भी कहता है कि जो भी खजाना मिलेगा उसके अंदर पाकिस्तान का भी हिस्सा है जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ बंटवारा हुआ ना, तो रिसोर्सेज का भी बंटवारा हुआ, उसमें भी इस तरह के क्लॉजेस हैं जो फंसे रहते हैं बंटवारे के अंदर। तो बंटवारा अपनी जगह पर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना अपनी जगह पर है। कंपैरिजन अगर करके देखोगे तो हम लोगों ने 1950 के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। पहली सरकार 5 साल चली, दूसरी सरकार 5 साल चली, सरकारें हमारे यहाँ 5-5 साल चलती गई। पाकिस्तान में आज तक जो पिछली सरकार थी, नॉट इमरान खान, उसके पहले वाली सरकार, वही पहली सरकार है जो आज तक 5 साल कंप्लीट करी थी। तो जब तक डेमोक्रेसी सही ढंग से नहीं चलेगी तब तक आप स्टेबल कैसे हो सकोगे, तब तक आप बता कैसे सकोगे कि डेमोक्रेसी सूटेड है। जब हम आज़ाद हुए थे तो यूएसए प्रो पाकिस्तान था, इट वॉज प्रो पाकिस्तान। कारण बड़ा सिंपल है, उनको ये लगता था कि वन कंट्री जो वेस्टर्न मॉडल है, सेक्युलर मॉडल, या कंट्री के अंदर एक रिलीजन की मेजॉरिटी होना, तो उनका ये मानना था कि पाकिस्तान विल डेवलप फास्टर रादर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया को मानते थे कि ये तो डिवाइडेड, ये टूट जाएगा। उल्टा हो रहा है, पाकिस्तान टूट गया, इंडिया इज स्टैंडिंग यूनाइटेड और इंडिया इज इमर्जिंग एज वन। तो यूनिटरी फैक्टर्स और फेडरल फैक्टर्स, यहां पे वो कंपोजिशन आता है। पाकिस्तान के हित में अमेरिका इतना पावरफुल था कि 1971 में जब इंडो पाक वॉर चल रही थी और बांग्लादेश इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, यूएसए वॉज सपोर्टिंग पाकिस्तान, रशिया वॉज सपोर्टिंग इंडिया। इसी टाइम पीरियड पर वियतनाम में लड़ाई चल रही है और वियतनाम में अमेरिका मुंह की खा रहा है, जूते पड़ रहे थे उसको, इतनी डेड बॉडीज जा रही थी। 60s वॉज वेरी ट्रबलसम फॉर अमेरिका। सो होनी अनहोनी दूर हो गई, अमेरिका डिड नॉट गॉट इन्वॉल्व, क्योंकि रशिया भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा था दोनों कि 2 सुपर पावर्स से। सुपर पावर्स का खेल खत्म होता है, मोनोपोल हो गया, यानी अमेरिका सबका राजा बन गया। रशिया अब असर्ट करना चालू कर रहा है वापस। रशिया इज री इमर्जिंग
इन द बायपोलर वर्ल्ड। तो इंडिया का जो स्टैंड है वो ये है कि वट एवर इज बेटर फॉर इंडिया इज बेटर फॉर अस। वो ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो कर रहा। तो हम कौन होते हैं किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने वाले? जब इंडिया एज अ नेशन किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी साफ बोलती जहां हमारा हित है, बोले यूक्रेन का रशिया का युद्ध थमना चाहिए, इसके अंदर हम मॉडरेशन करने के लिए, तो वहां जो पुरानी जितनी पॉलिसीज हैं उन सब के ऊपर बात होती है। तो जवाहरलाल नेहरू की इस टाइम पे जो पॉलिसी थी वो थी पंचशील। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो सबसे पहला जो बधाई का संबोधन सच्चिदानंद सिन्हा जी को दिया गया था वो अमेरिका के था, उसमें चाइना का भी था, ऑस्ट्रेलिया का भी था। बधाई दी कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। तो पहला अमेरिका का, दूसरा चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का। ये डेप्थ है थोड़ी सी, मतलब यहां मैं नहीं जा रहा हूं कि किसने बधाई दी। फर्स्ट डे 9 तारीख को, यानी सबसे पहला ऑर्डर यही था जब उनको बना लिया गया कि आप सीनियर मोस्ट मेंबर है, उसके बाद फिर बधाई। तो ये काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे और इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया ना तो हमने अडॉप्ट करा, बनाने के बाद इनेक्ट कर दिया, कानून बना दिया, लागू नहीं करा उस दिन पूरा। उस दिन हमने पार्शियल लागू करा, एनफोर्स करने की तारीख दे दी 26 जनवरी। क्यों? क्योंकि 1929 के अंदर हमने आप जिस दिन घबराए थे कि 26 जनवरी थोड़ी है, तो 26 जनवरी को इसलिए रिपब्लिक बनाया क्योंकि पुरानी जवाहरलाल नेहरू पावरफुल है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उस दिन घोषणा करी थी कि 26 जनवरी को मनाएंगे, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक बना दिया उन्होंने। यहीं पर एक और चीज ध्यान रखना, फ्लैग हॉइस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग। 15 अगस्त को क्या करते हैं? नहीं, फ्लैग हॉइस्ट करते हैं, चढ़ाते हैं झंडा, क्योंकि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। और 26 जनवरी को अनफर्ल करते हैं, यानी क्योंकि झंडा ऑलरेडी हमने चढ़ा दिया, तो 15 अगस्त को वो लाल किले से होता है। वो प्रधानमंत्री का ट्रेडिशन है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, वो प्रधानमंत्री का ट्रेडिशन है। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले लाल किले के ऊपर फहराया था। उसके बाद 26 जनवरी चूंकि राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमने रिपब्लिक बना दी है, तो वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए, इसलिए वो है। तो ये छोटे छोटे अंतर हैं, इसको मैंने शेयर किया था एक बार ना, शायद अभी 15 अगस्त को ही शेयर किया था ये मैंने, डिफरेंसेस। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये काम किए थे। फैक्ट्स बहुत सारे हैं दद्दू लोग, और इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स आपको यहाँ दिए हैं। इन फीचर्स के ऊपर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सबको पढ़ेंगे और सबके ऊपर 3 मार्कर में कन्वर्ट करेंगे। जितने फीचर्स मैंने दिए हैं इन्हें आप कन्वर्ट करेंगे, वो पीछे रखें, ठीक है। सो यह है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसी के अंदर आपका हिस्टोरिकल कंपोनेंट भी शामिल है। इसमें कई सारी चीज़ें अलग अलग भी कही हैं। इसमें विमेन मेंबर्स की लिस्ट पूरी दी है, लेकिन इनकी डिटेल्स नहीं है, ठीक है। जैसे राजकुमारी अमृत कौर के सामने मैंने लिख रखा है एम्स फाउंडिंग, विजय लक्ष्मी पंडित के सामने लिख रहा है सिस्टर ऑफ JLN, है ना, सरोजिनी नायडू, एनी मस्करीन, सुचिता कृपलानी फर्स्ट वुमन CM, कहाँ की थी ये नहीं लिखा है। पूर्णिमा बनर्जी ये सोशलिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट थी। कमला चौधरी बेगम, एजाज रसूल ये इकलौती महिला थी। अब इसके अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अंदर एक सादुल्ला साहब थे, नाम सुना होगा तुमने, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी, है ना, ये IML के थे, इंडियन मुस्लिम लीग के थे। हाँ, तो हुआ ये था कि पार्टीशन हुआ, पार्टीशन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग मेंबर कम हो गए, तो 20-25 समथिंग बजे। उधर कितने गए? 50 ही गए, कि तो कांग्रेस ही थे उधर। टोटल मेंबर देखिए, टोटल मेंबरशिप को देखना, टोटल मेंबरशिप कितनी है? 292 सीट्स थी प्रोविंसेस की, कांग्रेस के पास 208 थी। जनरल सीटें थी 199, कांग्रेस के पास, उसमें से कांग्रेस के पास 199 थी। मुस्लिम रिजर्वेशन टोटल था 78 सीट्स का, 73 पे मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस के पास 3 थी और 2 थी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब की, यानी उसके अंदर भी मुस्लिम लीग पावरफुल नहीं थी। अब ये जो 399 सीट्स थी, इनमें से पार्टीशन के बाद कितनी बची वो अगले पेज पे मैंने दे रखा है। दैट इज 9 प्रोविंस 299, 389 थी, 389 थी, नॉट 399, 299 सीट्स इंडिया में बची, ठीक है, बाकी उधर गई। हमारे यहां कितनी रखी? 28 मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग इंडिया में थे। उधर टोटल मुस्लिम लीग कितनी जीती थी? 73 में से 28 तो यहां बचे, तो पाकिस्तान गए कितने थे? बाकी तो कांग्रेस ही थे वहां। तो ये 28 का क्या होगा?
अब मामला यह हुआ कि इसको डिसबैंड करना चालू कर दिया, क्योंकि आप टेरिटोरियल एरिया से गए हो। अब टेरिटोरियल एरिया, या तो आप भी वहां उठ के चले जाओ तो आदमी जाकर टेरिटरी तो वहीं छोड़ देगा। सो सिर्फ मद्रास प्रोविंस की मुस्लिम लीग जो थी वो बोलती है वी विल स्टैंड एज मुस्लिम लीग। सिर्फ मद्रास प्रोविंस की मुस्लिम लीग बचती है, बाकी पूरी मुस्लिम लीग डिसॉल्व हो जाती है। मतलब क्या रहा, मतलब क्या निकला? और मैक्सिमम लोग कांग्रेस में शामिल हुए, तो मतलब क्या निकला? ये झूठ था, ये आडंबर था जिसके ऊपर मुस्लिम लीग लड़ रही थी। 28 लोग, 28 मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग इंडिया में रहेगा, और उसके बाद 48 के अंदर जैसे ही ये होता है गांधी जी का हत्या, तो पूरी मुस्लिम लीग खत्म हो जाती, पूरी ज्वाइन कर लेती कांग्रेस को। तो गांधी जी एज अ बाइंडिंग फोर्स मरने के बाद भी इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग को एक कर गए, एक्सेप्ट मद्रास प्रोविंस में था। अब मद्रास प्रोविंस बाद में जब टूटता है तो केरल में आज भी आईएमएल है, मुस्लिम लीग इज स्टिल एग्जिस्टेंट इन केरला, और मुस्लिम लीग अपने मेंबर्स भेजा करती है, लोकसभा में उसका रहा है। तो वो मुस्लिम लीग कहां बची? जो बंगाल से ओरिजिन हुई थी वो आज सिर्फ केरल में, बाकी ओवरऑल इज गॉन। अब बताइए कि उधर कितने गए? 389 माइनस 299, 90 लोग। 389 माइनस 299, 90 लोग। 90 लोगों में से 28 तो, मगर हम वो मान लें 72 पूरे भी मुस्लिम लीग के मान लें, बचे कितने थे? 72 माइनस 28 कितना हुआ? 70 to 40, 46, 44, सिर्फ 44 मेंबर्स थे 90 में से, लेस देन 50% मुस्लिम लीग इन पाकिस्तान। तो लड़ाई क्या थी? लड़ाई किस बात पे थी? एक पर्सनल एजेंडा, एक व्यक्ति का दंभ, एक व्यक्ति का स्वार्थ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे पावर चाहिए। किस तरह का स्टेट बना दिया? उस स्टेट की वजह से आज हमें कितनी प्रॉब्लम है, पाकिस्तानियों को कितनी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान आज भी उसी झूठे दंभ में है कि हम तो अलग हुए, हमने अपने आप को क्रिएट किया। इंडिया ने आजादी ली, पाकिस्तान ने क्रिएट किया अपने आप को। इंडिया ने अपने आप को क्रिएट नहीं किया, इंडिया वॉज देयर। अमेरिका क्रिएटेड है, कनाडा क्रिएटेड है, इंडिया वॉज देयर। कब से? कब से? कितने सालों से? सो इंडिया इज समथिंग डिफरेंट। पाकिस्तान इज अ क्रिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या उस पूरे रीजन में चल रही थी? नहीं। 70s के अंदर ईस्ट बंगाल, जिसकी पॉपुलेशन तगड़ी थी, वहां बंगालियों की सुप्रीमेसी आ गई। तो वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट में, तो यहां इंडिया की बात करता हूं, नवरात्रि के ऊपर देख लो, बंगाल की नवरात्रि और गुजरात की नवरात्रि दोनों कोस्टल बेल्ट है, लगभग सेम लैटिट्यूड्स पर हैं। बंगाल में मांस भयंकर मिलता है, कुछ लोग हैं जो नवरात्रि का उपास रखते होंगे। गुजरात चले जाओ आप, पूरे 9 दिन का उपास। कंट्रास्ट क्या है? त्योहार तो एक ही है। सो यार, ईस्ट बंगाल के मुसलमान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमान और वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमान, अंतर तो होगा। कल्चर बदल गया। बंगाल पार्टीशन से हमें कल्चर जोड़ा हुआ समझ में आने लगा, हमें कल्चरल आइडेंटिटी समझ में आने लगी बियॉन्ड रिलीजन। अब आपने क्या उठाया? कल्चर छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान बांट दिया, आपने बंगाल बांट दिया, सॉरी पंजाब बांट दिया और बंगाल बांट दिया। कितना बड़ा नुकसान है। कल्चर के तौर के ऊपर पंजाब 2 हिस्सों में चला गया, मेजर बड़ा पंजाब पाकिस्तान में, बंगाल 2 हिस्सों में बांट दिया आपने, मेजर बंगाल बांग्लादेश में। क्या बंगालियों ने अपना कल्चर छोड़ दिया? अब और खेल सुनिए। इंडिया के दोआब वाले रीजन में उर्दू का जो परिष्कृत रूप देखने को मिलता है, परिष्कृत यानी पॉलिश्ड फॉर्म, उर्दू इज व्हाट? कितनी कम्युनिटीज इंडिया आई, कितनी लैंग्वेजेस लेकर आई, उन सबको मर्ज करा गया, और अर्बन पॉलिटिकल सेंटर्स के अंदर जो लैंग्वेज चलने लग गई, दैट बिकेम उर्दू। लोकल लैंग्वेज, नॉट पर्शियन। पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज। उर्दू साउथ से शुरू होती है, हैदराबाद से, दखनी जिसे बोलते हैं, रेख्ता के नाम से। रेख्ता नाम सुना है? सर्च करना मिल जाएगा, क्योंकि आज भी पुराने लोग जो उर्दू की शायरी रखते हैं वो रेख्ता बोलते हैं या रेख्ता को हाईलाइट करते हैं। खासतौर पे जो पाकिस्तान का कोक स्टूडियो है उसके अंदर रेख्ता आएगा वर्ड।
सो रेख्ता जब नॉर्थवर्ड ट्रैवल कर रही थी तो बुरहानपुर बिकेम द सेंटर, वहाँ पे उर्दू इवॉल्व होनी चालू होती है और फिर ये पहुँचती है दोआब में। दोआब इस बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब, इस बेल्ट के अंदर। अब पंजाबियों का अपना कल्चर है। क्या उर्दू पंजाब में पावरफुल थी? नहीं, पंजाबी इज समवॉट रिलेटेड टू हिंदी, सो आप आराम से समझ जाते हो। सिंधी आप समझ जाते हो क्या? सिंधी इज क्लोजली रिलेटेड विद कच्छी एंड गुजराती, क्योंकि ये वो कोस्टल बेल्ट है, ये गुजरात साइड वाला बेल्ट है। सिंधी सदर्न पोर्शन जहां कराची आता है, पंजाब के अंदर लाहौर आता है, जो नॉर्दर्न पोर्शन है पेशावर आता है, ये नॉर्थ हिस्सा। पंजाब ज्यादा बड़ा प्रोविंस है, पंजाब डोमिनेट करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, सब जगह। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, टेरिटरी में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे पुअर है, सबसे बैकवर्ड है। इसलिए बलूचिस्तान की आज़ादी की डिमांड हो रही। क्यों हो रही? जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो बलूचिस्तान आज़ाद हो गया था। आज़ादी जैसे ही मिली, बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद कर दिया, रिपब्लिकन फॉर्म में लेकर आ गया, अपनी पार्लियामेंट बना ली। जिन्ना ने कहा यार ये कैसे, अटैक करो। तो सिर्फ कश्मीर पर अटैक नहीं करा, उन्होंने बलूचिस्तान पे भी कब्जा करा है। एक होमवर्क दे रहा हूं, बलूचिस्तान के पहले लीडर्स के नाम निकालना, पार्लियामेंट कब से कब तक रही थी, उसका इंडिपेंडेंट पीरियड कब से कब तक रहा। ये बहुत डाइसी क्वेश्चन है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला, लेकिन चूंकि ये लोग कई बार वहां पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, बंटवारा कितनी हो जाए भाई भाई ही रहेगा, कितने ही आप खून बहा दो, लेकिन बातचीत तो होगी। तो हमारे पेपर्स के अंदर पाकिस्तान का नाम मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा, म्यांमार नहीं मिलेगा। जबकि 1935 की काउंसिल के अंदर म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव से, डॉक्यूमेंट जो तुमने भेजा था मुझको, उसके अंदर देखना 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो 1937 में अलग हुए वो, तो पहला पार्टीशन वो है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर थोड़ा सोचा करो, सिर्फ फैक्ट्स तो रट लो। यहाँ पर अपनों इन लोगों के नाम डाल दिए, महिलाओं के सारे डाल दिए, CPNB के तो पहले से ही था, ये एड ऑन कर दिया जो सिलेक्टेड लीडर्स थे लास्ट टाइम जो निकाले थे। हालांकि इनको मुझे इसी हिसाब से करना है, जैसे पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C वाला पार्ट है ना, इसको अलग अलग करना है। अब इसमें पार्ट A के अंदर 2 हिस्से थे, यहाँ ध्यान रखिएगा। पार्ट A में इलेक्टेड भी हैं, नॉमिनेटेड भी हैं। पार्ट C इज नॉमिनेटेड, पार्ट B इज नॉमिनेटेड। और सेंट्रल प्रोविंसेस के स्टेट से गए थे RL मालवीय, किशोर मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई, और भोपाल स्टेट से गए थे लाल सिंह। ठीक है, इसके अंदर कुछ लोग CM भी बने हैं, और तो अलग अलग यहाँ पर जो है वो कर रखा है मैंने, जितना आपने दिया है मुझको पिछली बार का सिलेक्शन वो है यहाँ पर। और फिर ये तारीखें डाली हैं, जिसके अंदर एक तारीख में हमारा अभी प्रॉब्लम हुआ था, 13 दिसंबर 1946, ये 5वां सेशन बोला है अकॉर्डिंग टू MPPSC प्री 2021, जबकि लोकसभा की साइट पे जाओगे तो वो सेशन अलग है ना। सो हम किसको माने किसको नहीं माने, MPPSC राजा है, वो जो चाहे वो करेगी। तो यह तारीखें इंपॉर्टेंट है, 5 स्टेजेस हैं। कमिटीज डाल दी हैं यहाँ पर, राजेंद्र प्रसाद जी की 3 कमेटी, जवाहरलाल नेहरू की 3 कमेटी, अनुराग सिंह, नारायण सिंह, अल्लादी KS अय्यर, सीतारमैया की कमेटी, मावलंकर की, अंबेडकर साहब की, मुंशी साहब की, पटेल साहब की कमेटीज जो 3 हैं, मुखर्जी साहब की कमेटी, HC मुखर्जी ये डेप्यूटी चेयर भी थे हमारे, कृपलानी साहब की, गोपीनाथ बोरदोलाई की, AV ठक्कर की कमेटी। इसके बाद फिर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या क्या हुआ, कौन कौन मेंबर्स थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी है। और ड्राफ्टिंग कमेटी पे मेंस में क्वेश्चन आता है, प्री में उम्मीद है इस बार उम्मीद है प्री पर ड्राफ्टिंग कमेटी पे क्वेश्चन आने की। तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सादुल्ला मित्तर, दैन खेतान साहब की डेथ हो गई थी तो उनको रिप्लेस किया था TT कृष्णमाचारी जी ने। और कितने पैसे खर्चा करे, कितने दिन तक रहा, कितने जगह का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा इन्होंने। ड्राफ्ट 315 आर्टिकल और 13 शेड्यूल्स थे शुरू में ड्राफ्ट में। फिर 3rd रीडिंग हुई 14 से 26 नवंबर 1949 की, इसको अडॉप्ट और इनेक्ट किया, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। और प्रेसिडेंट साइंड इट, कौन से प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी के ऊपर स्टेटस के ऊपर मैंने नीचे लिखा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑथोराइज्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ऑथेंटिकेट कराया अपने चेयरमैन से। ये एजर्शन है सॉवरेन अथॉरिटी का, ठीक है, इसका लीगलाइजेशन इस वजह से है। टोटल 284 मेंबर्स ने साइन किया था 299 में से। इसमें सब लोगों की डेथ के बारे में नहीं है, या जितने लोगों ने रिजाइन किया था वो नहीं है। इसको क्वेश्चन लिखो। तो इसके बाद में मैंने आपको वो दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बोरोड प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ से आते हैं। मैंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन वाइज लेके चला है।
आपको अलग अलग जगह चीज़ लिखा है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप डैश यूके का है। सो मैंने क्या करा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और उसका पार्ट, तो सबसे ज़्यादा कॉपी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। ये रटा हुआ होना चाहिए आपका। ये सिंगल लाइन 1 लाइन फैक्ट प्री के अंदर है, और मेंस के अंदर 3 मार्कर बड़े आराम से पूछ सकता है ये कहाँ से लिया है, या वो आपसे बोल देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कौन से कंसेप्ट हैं जिन्हें आज भी लागू माना जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, पावर्स ऑफ फेडरल जुडिशरी, इमरजेंसी पावर 65 to 70% कहते हैं। देन फीचर्स हैं, ये फीचर्स बेसिकली आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है कोई सा भी एक, तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने करके दे रखे हैं आपको, पूरा 11 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। सो ये आपका प्री और मेंस वाला कंस्टिट्यूएंट असेंबली है। प्री के अंदर फैक्ट्स पे ध्यान रखें, मैं इसके अंदर जैसा अभी कंसेप्ट चल रहा है कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको यहाँ रोकूंगा नहीं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू कि आप सिर्फ यहाँ तक रहना, ये आपको रटा हुआ चाहिए। एनी क्वेश्चंस? बहुत मस्त स्टोरी है, हम पढ़ते नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 13 कॉलोनी से मिलकर बना है। इन्होंने रिवोल्ट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों को उस रिवोल्ट के खिलाफ में फ्रांस ने साथ दिया था, और ये पहले आज़ाद हुआ है। तो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे जो है वो 4 जुलाई को मनाते हैं, और वहाँ जो वॉर्स हुई थी उसकी वजह से फ्रांस बैंकरप्ट हो गया था, तो राजा ने टैक्सेशन और बढ़ा दिया था। उसके बाद फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। सो अमेरिकन रिवॉल्यूशन लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और साथ में दूसरा भी एस्पेक्ट है इसमें, रेनेसां भी शामिल है। रेनेसां एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन लेड टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, दैट इज फ्रेटर्निटी, इस तरह के। अदरवाइज सॉवरेंटी तो चल ही रही थी, सेकुलरिज्म तो चल ही रहा था, राइट। वियतनाम में क्या कर रहे थे? वियतनाम में जब वॉर हुआ था, वो रशिया और अमेरिका का कंसेप्ट था बेसिकली। हाँ नहीं, और ये पाकिस्तान को भी स्टिल सपोर्ट करता तो टाइम पीरियड वो है ना, कोरिलेटेड है। वियतनाम में तो ऑलरेडी आर्मी थी उनकी, मर रहे थे, तो बेड़ा भेजने में देर थोड़ी लगी थी उनको। दैट इज फ्लीट, बे ऑफ बंगाल में फ्लीट एंटर हो गया था। अब वो फ्लीट कौन सा था मुझे याद नहीं, उनके बहुत सारे फ्लीट्स हैं। नेवी के अंदर अमेरिका इज स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इन फैक्ट। एनी क्वेश्चंस सो फार? चलो, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं कल।